दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप STL के बारे में जानना चाहते हैं। आज का वीडियो STL के बारे में ही है। आप जानना चाहते हैं कि STL क्या है, STL का क्या इंपॉर्टेंस है, हमें क्यों STL पढ़ना चाहिए। आज के वीडियो में ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों STL क्या है, चलिए पहले इसका हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये होती क्या चीज़ है। आप लोगों को अगर C++ लैंग्वेज, कोई भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आपने इसमें डेफिनेटली कुछ प्रोग्राम्स भी बनाए होंगे। तो आप इस बात को समझ चुके होंगे कि कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है डेटा की प्रोसेसिंग के लिए। अब डेटा कुछ भी हो सकता है, पर इस डेटा को ड्यूरिंग प्रोसेसिंग आपको कहीं प्रिजर्व करके रखना होता है, तो आप बनाते हैं वेरिएबल्स, राइट। अब जैसे आपने कोई शुरुआत में जो प्रोग्राम्स बनाए होंगे वो कैसे रहे होंगे, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम, या ऑड इवन चेक करने का प्रोग्राम, या सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम, फैक्टोरियल निकालने का प्रोग्राम होता है, प्राइम नंबर को चेक करने का, LCM निकालने का प्रोग्राम। इस तरह के प्रोग्राम्स हम बनाते हैं जिसमें थोड़ा सा डेटा इन्वॉल्व होता है। इसके लिए आप कुछ वेरिएबल्स बना के डेटा को स्टोर कर लेते हैं। फिर आप थोड़े से एडवांस टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे कि आपने एरेज पढ़ा, स्ट्रिंग्स पढ़ा, तब आपको थोड़े बड़ी प्रॉब्लम्स मिलना शुरू होती हैं। जैसे आपको बोला गया कि ये 10 नंबर्स हैं, इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, या फिर ये 100 नंबर्स हैं, इनको आपको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप करना शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाते हैं C++ में। और जब आप इनको करते हैं तब आपको पहली बार रियलाइज होता है कि डेटा बल्कि भी हो सकते हैं, यानी डेटा सिर्फ ऐसा नहीं कि 3-4 नंबर्स हैं और उनके ऊपर कुछ कैलकुलेशन करना है। हो सकता है नंबर्स आपके पास 100 हो या बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास हो सकता है। तो पहली बार आप ये रियलाइज करते हैं कि डेटा इतना ज़्यादा भी हो सकता है, और ये रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर ऐसे ही होता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए C और C++ लैंग्वेज हमें एक डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड करती है, विच इज़ एरे। ठीक है, सभी लोगों ने यूज़ किया होगा। तो एरे को जब आप यूज़ करते हो तो बहुत ईजिली आप, एरे क्या है, ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, तो आप उसमें लगातार में वैल्यूज को स्टोर कर लेते हो, लीनियरली अरेंज रहती हैं, उनका ऑर्डर प्रिजर्व रहता है। आप बहुत इजीली लूप लगाकर उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। तो आप उसमें काफ़ी कंफर्टेबल हो चुके हो। अब आपको ये समझना है कि कई बार ये जो एरेज हम यूज़ करते हैं या स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। अब आप कहेंगे क्या लिमिटेशंस हैं? देखिए, लिमिटेशन जैसे कि अगर एक एरे आपने बनाया है C लैंग्वेज में और मैं उसमें बोलूं कि किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर क्या वैल्यू रखी हुई है, क्या उस वैल्यू को देखकर आप ये बता सकते हो कि वो एक वैलिड वैल्यू है या गार्बेज वैल्यू है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? गार्बेज वैल्यू का मतलब ये है कि हमने उस वेरिएबल में कुछ इनिशियलाइज नहीं करा था, उसमें कुछ नहीं रखा था, तो फिर वो डेटा जो भी पहले से है वो गार्बेज वैल्यू है। लेकिन आपने अगर कुछ वैल्यू असाइन की हुई है तो वो एक वैलिड वैल्यू है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक एरे बनाते हो, लेट्स से 10 साइज का एरे बनाते हो, उसके अंदर रैंडमली कहीं कहीं पर आप वैल्यू रख देते हो। तो जहां पे आपने वैल्यू नहीं रखी वहां पे भी तो कुछ ना कुछ डेटा है, दैट इज कॉल्ड गार्बेज वैल्यू। और आप नहीं डिफरेंशिएट कर पाते हो कि कौन सी वैल्यू एक्चुअल में गार्बेज वैल्यू है, कौन सी वैल्यू वैलिड वैल्यू जो हमने असाइन करी है। सो इसका कोई चेकिंग मैकेनिज्म नहीं है, कोई अपर बाउंड्री चेकिंग एरेज में C लैंग्वेज में और C++ लैंग्वेज में नहीं होती। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो डिलीट तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो दिक्कत है, मैंने तो कुछ प्रॉब्लम्स बताई, और भी ऐसी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनका कोई जवाब C लैंग्वेज में नहीं है या C++ में नहीं है। इसके लिए अगर आप एरे यूज कर रहे हैं तो आपको ही कुछ कोड लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा कि कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। तो कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के आपको एरे को इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट। कुछ कोड उसके साथ में लिखना पड़ेगा, तब जाके ये सारी फैसिलिटीज उसमें इंप्लीमेंट हो पाएंगे। इसके बाद अगर आप थोड़ा और मैच्योर होते हैं प्रोग्रामिंग में तो एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर। और जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तब आपको पता चलता है कि हमें एरे को किस तरीके से मॉडिफाई करना चाहिए। मतलब जो C लैंग्वेज में या C++ में हमें एरेज बिल्ट इन प्रोवाइड होता है, उसको और थोड़ा मॉडिफाई किया जाए और एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर बनाया जाए जिसमें कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स ना हो। हम गार्बेज वैल्यू और वैलिड वैल्यू में डिफरेंशिएट कर सकें, हम वैल्यू को डिलीट कर सकें, बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स नॉर्मल एरे में आती हैं वो ना आए। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा डायनेमिक एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है, और भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं।
तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स हम पढ़ते हैं। अगर मैं इन एलिमेंट्री डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो आपने देखा होगा कि इनको इंप्लीमेंट करने में शुरुआत में प्रोग्रामर्स को काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। यानी आप अभी सीख ही रहे हो तो पहली बार में तो डेटा स्ट्रक्चर के इन प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करते वक्त डर लगता है कि यार इतना बड़ा बड़ा कोड है, कैसे करेंगे हम इसको। लेकिन जैसे तैसे करके आप उस चीज़ को समझ लेते हैं। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि अगर आपको स्टैक बनाना है, क्यू बनाना है, तो इसमें काफ़ी सारी कोडिंग आपको करनी पड़ती है और तब जाके वो पूरा आप इंप्लीमेंट कर पाते हो। लेकिन ये भी आप मानेंगे कि अगर किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में मुझे काफ़ी सारा डेटा है और उसको स्टोर करना है, तो मेरी रिक्वायरमेंट, प्रॉब्लम की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड कर सकता हूं कि इस पूरे डेटा को मुझे स्टैक में रखना चाहिए या क्यू में रखना चाहिए या लिंक लिस्ट में रखना चाहिए, एरे में रखना चाहिए, डायनेमिक एरे में रखना चाहिए या ट्री में रखना चाहिए, ग्राफ में रखना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। आप डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट पढ़ लेते हो तब आपको पता चलता है कि ये इतना सारा डेटा अगर मैं इनमें से किसी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर में रखूंगा तो उसके मुझे क्या फायदे मिलेंगे। ठीक है ना। अब इसका अगर अपन प्रोग्राम बनाए तो क्या करना पड़ेगा, हमें वो डेटा स्ट्रक्चर की भी कोडिंग करनी पड़ेगी और फिर जो एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिसके लिए हमें ये डेटा स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करना है वो भी कोड लिखना पड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा लेंथी वर्क हो जाता है। पर ये तो पक्की बात है कि अगर आप इन डेटा स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं तो ये ज्यादा रिलायबल होता है, ज्यादा एफिशिएंट होता है इसको अगर आप यूज करके कोडिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी दूसरे तरीके से करेंगे तो वो एफिशिएंट नहीं होगा। अब जरा इमेजिन करिए कि आप एक इंटरव्यू रूम में हैं या फिर आप एक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फेस कर रहे हैं। तो आपको कुछ एक प्रॉब्लम दी हुई है और आपके पास कुछ समय है, उस समय के अंदर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। आपको कुछ और भी कंस्ट्रेंट्स इसमें प्रोवाइड किए हैं, कुछ लिमिटेशंस प्रोवाइड की हैं, कुछ कंडीशंस प्रोवाइड की हैं और अब आपको कोड लिखना है। पहले तो वो माहौल ही आपको नर्वस कर रहा होता है, आपके पास लिमिटेड टाइम होता है। अब आपको ये प्रोग्राम बनाना है। तो जनरली इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं इंटरव्यू में या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं और उसमें काफी कुछ आपको यूज करना पड़ता है। तो सपोज करिए ऐसी एक प्रॉब्लम आपको मिली है। सोच लीजिए कि उस प्रॉब्लम के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर यूज करने की जरूरत पड़ रही है, लाइक स्टैक, क्यू या ट्री, कुछ भी आपको जरूरत पड़ रही है। अब सोच के देखिए कि उतने कम समय में आपको वो पूरा डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है, वो पूरी कोडिंग लिखनी है। कितना ज्यादा कोड हो जाएगा और उसमें भी आपसे गलतियां हो सकती हैं, इसलिए उसको केयरफुली लिखना है। उसके साथ साथ आपको जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करनी है। ये तो आपने डेटा स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें डेटा रखेंगे और फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सपोज करो उसमें आपको सॉर्टिंग करनी पड़ रही है, कुछ भी टास्क हो सकता है करने के लिए। तो जब सॉर्टिंग करनी पड़ रही है तो पता चला आपको मर्ज सॉर्ट का कोड लिखना है। अब अगेन मर्ज सॉर्ट का कोड लिखना है तो वो भी बड़ा कोड है, उसको भी ध्यान से लिखना होगा। तो आप जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपका फोकस प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर बनाना और ये जो ऑपरेशंस करना है उसके कोड तैयार करने में निकल जाता है। तो आपको भले ही लॉजिक समझ में आ रहा होगा लेकिन आप कोड जल्दी से नहीं लिख पा रहे हो और ये होती है प्रॉब्लम, एक्चुअल प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है STL। यानी आपको C++ लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी मिलती है जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ये वो लाइब्रेरी है जिसमें ये डेटा स्ट्रक्चर्स, जो भी स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड हैं। अब आपको अगर किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में किसी डेटा स्ट्रक्चर को यूज करना है तो पूरा डेटा स्ट्रक्चर कोड करने की बजाय ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी को आप यूज कर लीजिए। इसमें वो डेटा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सिर्फ आपको क्या करना है, कोई पर्टिकुलर क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाना है और आप उसको यूज कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर आपको रेडीमेड मिल जाता है, तो आपको वो सारा कोड नहीं लिखना पड़ता। न केवल इतना, कई सारे जो बेसिक ऑपरेशंस है, जैसे मैंने बोला सॉर्टिंग, अब मर्ज सॉर्ट आपको करना है तो इसके लिए भी पहले से फंक्शंस बने होंगे, तो आप उनको कर सकते हो यूज। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए आपको समय मिल पाएगा, उधर आप लॉजिक लगाओगे। ये जो मेहनत आप करने वाले थे डेटा स्ट्रक्चर कोड करने में और सॉर्टिंग के लॉजिक को इंप्लीमेंट करने में, ये समय आपका बच जाता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अदरवाइज अगर आप सोच रहे हो कि ए ग्रेड की कंपनीज के इंटरव्यूज आप इजीली क्रैक कर लोगे तो ये आसान नहीं होगा, या आप बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में रैंक चाहते हो तो वो इतना आसान नहीं होगा। तो अभी मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया कि STL क्या होता है। अभी थोड़ा इसका इंपॉर्टेंस के बारे में मैं और आपको बताता हूं। मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है कि आपको लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है और इधर आपको एम्प्लॉयज के डेटा को सॉर्ट करना है
ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी और एम्प्लॉय के नेम के बेसिस पे कुछ भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो अब आप सोच के देखिए, एम्प्लॉय कोई डेटा टाइप नहीं है, ये आपको बनाना पड़ेगा, यानी कोई क्लास बनानी पड़ेगी, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आप वो डेटा टाइप डिफाइन करोगे, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। जब मैं बोलता हूं कि आपको कुछ इंटीजर्स की सॉर्टिंग करनी है, तो ये फिर भी थोड़ा सा ईजी लगता है सुनने में। आप सोचते हो कि हाँ चलो ठीक है, वी कैन ट्राई इट। लेकिन जब आपसे बोला जाएगा सॉर्ट करना है आपको एम्प्लॉयज का डेटा उसकी सैलरी के आधार पे, तो आपको पहले तो वो एम्प्लॉय का डेटा मैनेज करना है, वो नॉन प्रिमिटिव टाइप हो गया, वो आपने कोई क्लास बनाई है। अब ऐसे में ये जो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है ये बहुत काम की है। अब इसमें जो टेम्पलेट वर्ड है, आपने C++ में टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ये जेनरिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। C++ जेनरिक प्रोग्रामिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड कॉल्ड टेम्पलेट, और ये टेम्पलेट कीवर्ड की मदद से मैं टेम्पलेट फंक्शन बना सकता हूं और टेम्पलेट क्लास बना सकता हूं। अगर मैंने कोई टेम्पलेट क्लास बनाई है या टेम्पलेट फंक्शन बनाया है, तो ये इतना जनरलाइज्ड होता है कि किसी भी टाइप के लिए काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, या ये कहें कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर कोई क्लास है, वो क्लास लिस्ट ऑफ डेटा को कंटेन कर सकती है। पर लिस्ट ऑफ डेटा किस टाइप का है? वो हो सकता है कुछ इंटीजर्स हों, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स, या फिर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, वो कुछ भी हो सकता है। लिस्ट ऑफ फ्लोट वैल्यूज भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स भी हो सकता है, लिस्ट ऑफ कस्टमर्स भी हो सकता है। तो लिस्ट किसी भी टाइप की हो सकती है। तो टेम्पलेट का कॉन्सेप्ट यूज करके स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी की वो क्लासेस बनाई हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करती हैं। यानी कि आप उन प्रीडिफाइंड क्लासेस को अगर यूज करेंगे तो वो टेम्पलेट की मदद से बनी हुई हैं, तो आप किसी भी टाइप के डेटा की लिस्ट उसमें रख सकते हो। ये स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी की बहुत खास बात है। यानी ऐसा नहीं है कि एक क्लास बनी है उसमें सिर्फ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रख सकते हैं, नो, सेम क्लास आप यूज कर सकते हो लिस्ट ऑफ फ्लोट वैल्यू रखने के लिए, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज रखने के लिए। ना केवल इतना, जब आप इस पर कोई एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन भी पहले से बना हुआ है और वो इतना जनरलाइज होगा कि आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हो ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यूज का और सॉर्टिंग परफॉर्म कर सकते हो। तो ये टेम्पलेट का यूज इसमें किया हुआ है, इसलिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी जेनरिक प्रोग्रामिंग को बढ़ावा देती है, ये जेनरिक प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंट करती है। अब मैं बताता हूं आपको कि STL में क्या क्या चीजें हैं। तो STL में 3 मुख्य चीजें हैं। पहली चीज है कंटेनर, ठीक है। कुछ ऐसी क्लासेस बनी हुई हैं STL लाइब्रेरी में जो कहलाती हैं कंटेनर्स, जिसमें कि हम अपना डेटा स्टोर करेंगे। जैसे मुझे कुछ प्रोग्राम बनाना है जिसमें मेरे पास 10,000 वैल्यूज रखी हुई हैं और इन वैल्यूज को मुझे स्टोर करना है। तो स्टोर किस में करना है? कंटेनर में करना है। तो वो कंटेनर बहुत सारे हैं, लाइक वेक्टर है, लिस्ट है, बहुत सारे हैं। तो ये कंटेनर्स हमको मिलते हैं। कुछ और भी चीजें हैं इसके अंदर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में, जिनमें से एक चीज को हम बोलते हैं इटरेटर्स। अब देखो, कंटेनर में आपने डेटा रख लिया है, पर इस डेटा को 1 by 1 एक्सेस करना चाहते हो तो आपको जरूरत पड़ती है इटरेटर की। तो ये इटरेटर का कॉन्सेप्ट भी STL में आप पढ़ते हो। तीसरी चीज होती है एल्गोरिथम्स। अब एल्गोरिथम्स क्या है? एल्गोरिथम्स मतलब कुछ बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए फंक्शंस बने हुए हैं। जैसे सॉर्टिंग करने के लिए फंक्शन है, सर्चिंग करने के लिए फंक्शन है, इस तरह के कई सारे फंक्शंस बने हुए हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो इन फंक्शंस के बने होने की वजह से ये फंक्शंस आप किसी भी कंटेनर पे यूज कर लोगे इजीली। तो इन फंक्शंस की वजह से आपको जो फ्रीक्वेंटली टास्क करने पड़ते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उस पर आपको कोड नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि वो पूरा कोड बनाने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी फंक्शंस यहां पर बने हुए हैं। तो STL लाइब्रेरी बहुत कमाल की है दोस्तों, इसको आपको सीखना है। अगर आपने C++ सीखी है और अगर आपने STL नहीं सीखा है तो मैं बोलूंगा अभी आपका नॉलेज अधूरा है। आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप STL भी पढ़ लेंगे, ताकि आप एक्चुअल में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में अच्छा परफॉर्म कर सकें, फास्ट परफॉर्म कर सकें, अच्छी कंपनीज के इंटरव्यूज आप क्रैक कर सकें। STL बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो कौन लोग STL पढ़ सकते हैं? जैसे मैं भी ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी लेता हूं, उसमें भी STL के कोर्सेज आते हैं। अगर आप पता नहीं आप इस वीडियो को आप कब देख रहे हैं, पर अगर आप देखना चाहते हैं कि STL का अभी कोई बैच अवेलेबल है या नहीं है, तो इस का लिंक मैंने
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मेरी वेबसाइट है saurabhshuklaclasses.com। इस वेबसाइट पे जाके आप बैचेस की डिटेल देख सकते हैं, जहां पे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो रोटेशन में बैचेस मिलते हैं। ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें डिटेल में चीज़ों को पढ़ाया जाता है, आपको असाइनमेंट्स कराए जाते हैं और आपको इनका सर्टिफिकेट भी मिलता है और भी ढेर सारे बेनिफिट्स आपको इसमें मिलते हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो अगर अभी इस समय जब आप वीडियो देख रहे हैं कोई STL का बैच है अवेलेबल या नहीं है, वो आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट saurabhshuklaclasses.com पे। तो आप एक बार उसको ज़रूर विजिट कर लीजिए। तो यदि आपको C++ लैंग्वेज आती है, थोड़ा बहुत आपको डेटा स्ट्रक्चर का भी नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकली एटलीस्ट पता होना चाहिए कि स्टैक क्या है, क्यू क्या है, तो आप STL ज्वाइन कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं और इसको आपको पढ़ना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जिस मकसद से आप ये वीडियो देख रहे थे, आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको लगता है कि इससे आपको सही जानकारी मिल रही है, इससे आपको काम की जानकारी मिल रही है, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, तो ना केवल वीडियो को लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर भी करिए, ताकि आपके कम से कम कुछ दोस्त जो 4-5 अच्छे दोस्त हैं, उनको तो आप ये बताओ कि भाई ये वीडियोस मैंने देखे और इससे मुझे बहुत बेनिफिट है, तुम भी चेक करो। तो आप इसको शेयर ज़रूर करें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लगातार आपके लिए बना के लाता हूँ। कई सारे फ्री कोर्सेज भी मैं इस चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, तो वो आपसे मिस ना हो। आप मेरे चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरी अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी लिखा हुआ है, कौन कौन सी वेबसाइट है, किस पे क्या मिलता है। प्लस इस वीडियो के अंत पे भी आप ट्रेलर देखेंगे जिसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी वेबसाइट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय।